Hey friends, welcome to another interesting chapter of history. Traders, kings एंड पिलग्रिम्स. ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो एक जगह से जाकर दूसरी जगह व्यापार करते हैं. किंग्स राजा. पिलग्रिम्स मतलब कि तीर्थयात्री जो कि धार्मिक प्लेसेस पे मंदिर या मस्जिदों में जाकर के यात्रा करते हैं. सो इसके पहले वाले हमने चैप्टर में देखा था वाइटल विलेज एंड थ्राइविंग सिटीज़. सो हमने देखा था कि कैसे आयरन टूल्स के डेवलपमेंट की वजह से और इन्वेंशन की वजह से विलेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में प्रोडक्शन इन्हांस करती है और जिसकी वजह से विलेज फ्लरिश करता है एंड सिटीज़ में तब्दील होता है और सिटीज़ में डेवलप होता है. सो जगनी एट द मार्केट. जगनी मार्केट में. जगनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज. सी लव टू सी एंड टच द पॉट्स पैन ऑफ द साइनी स्टील ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स क्लोथ प्रिंटेड विद अ ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइन एंड क्लॉक वर्क स्वैज ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी. जगनी मार्केट में विलेज के गाँव के मेले में जाती है और वहाँ पर वह अलग अलग तरह के बर्तनों को छूती है, देखती है, चमकते हुए कढ़ाई, स्टील के कढ़ाई को, प्लास्टिक के बकेट्स को, फ्लोरल डिज़ाइन किए हुए कपड़े, घड़ी वाले खिलौने और जो कि शहर से आए थे वो सब ये सब देख करके बहुत खुश होती है. द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन द बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ डे. जो वहाँ के लोग थे जो कि वहाँ पर सामान को फैला कर बेच रहे थे वो बसों और ट्रकों में आए अपने सामान लेकर आते हैं, वहाँ मेले में बेचते हैं और वापस मेले खत्म होते हैं, वापस चले जाते हैं. वाई वर दे ऑलवेज ऑन अ मूव. वो हमेशा क्यों घूमते रहते हैं वो सोचती है. हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स. उसकी माँ बताती है कि वो ट्रेडर्स है और उनका काम ही है एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना और बेचना. हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेडर्स एंड ट्रेड एंड ट्रेडर्स. सो यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस वेयर चैप्टर In chapter 8, this fine pottery, especially bowls and plate, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. So हमने देखा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसवेयर जो कि मिट्टी के बर्तन बने होते थे इसके पहले वाले चैप्टर में, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन जिसमें बाउल, कटोरे, प्लेट्स जो हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स में एक्सकविशन के दौरान मिली थी. हाउ डू वी थिंक इट रीच दिस प्लेसेस. हम ये इन सब जगहों पर कैसे पहुँची. ट्रेडर्स में हैव कैरिड फ्रॉम प्लेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेस. तो व्यापारी जो थे इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के दौरान जब वो बेचते और खरीदते थे इसके थ्रू वहाँ के लोगों जो लोकल लोग थे वहाँ तक पहुँचा और वो लोग इसके डेली प्रैक्टिसेस में यूज में लेकर आए. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, प्रीसियस स्टोन, पेपर मोस्ट पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर. तो दक्षिण भारत जो कि इंडिया में है, सो इंडिया के दक्षिण भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा सोने और मसाले और काली मिर्च, बहुत कीमती स्टोन्स जो है वो फेमस है. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड. पेपर जो है वो रोमन में बहुत ज़्यादा पेपर का यानी काली मिर्च को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है. वो वहाँ पे ये लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से पेपर को जानते हैं. सो ट्रेडर कैरी मेनी ऑफ दिस गुड्स द रोम इन अ शिप अक्रॉस द सी एंड बाय द लैंड्स इन अ कारवां. ट्रेडर जो व्यापारी थे वो अपने गुड्स को समुद्र के मार्ग से जहाज में शिप में भरकर समुद्र से लेकर के रोमन में जाते थे और बेचते थे. देयर मस्ट बी हैव अ क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया. सो इंडिया में बहुत सारे रोमन के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं. तो इससे ये पता चलता है कि भारत और रोमन के बीच में ट्रेड का संबंध था और बहुत ही अच्छा ट्रेड संबंध था. अ पोयम अबाउट ट्रेड. अ पोयम अबाउट ट्रेड. व्यापार के बारे में एक कविता. वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ द ट्रेड इन संगम पोएम्स. हमें संगम के पोएम से बहुत सारे एविडेंसेस मिलते ट्रेड के बारे में एंशिएंट इंडिया के टाइम्स के. हियर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन टू पूहर एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट. तो यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया है. पूहर जो कि एक ईस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट है, तो वहाँ पे कैसे गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे, कहाँ से और कहाँ से ये गुड्स को हम ले जाते थे. पूहर के पोर्ट से दूसरी जगह हम एक्सपोर्ट करते थे उसके बारे में. सो हम यहाँ पे लेकर क्या आते थे उसके बारे में. हेयर आर बॉट swift fancy horses by sea in the ship, bales of black pepper in the carts, gems and golds born in the Himalayas. So बहुत ही कीमती घोड़े, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाले मजबूत घोड़े जो है वो शिप्स में लाए जाते थे. बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स में काली मिर्च की जो गठरियाँ होती थी उसको लेकर के आते थे. जेम्स जो कि कीमती मोतियाँ, हीरे मोती होते थे उसे, एंड गोल्ड्स सोने जो कि हिमालय से निकलती थी वो, सैंडलवुड जो कि वेस्टर्न हिल्स से निकलती थी उसे भी हम वहाँ पे लेकर जाते थे. पल्स ऑफ द सदर्न सीज और मोतिया साउथ के सी से निकलती थी उसे लेकर जाते थे. एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. इसको कोरल एक प्रकार का सवाल होता है, ये समुद्री जीव होते हैं. सो उसको भी हम बेचने के लिए एक्सपोर्ट करते थे. द ईल्ड ऑफ द गंगा एंड क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी. जो भी गंगा एंड कावेरी के आसपास वाले जो भी क्रॉप्स फसल ये प्रोडक्शन होती थी, ईल्ड होती थी, तो उसको भी हम एक्सपोर्ट करते थे. फूड स्टफ फ्रॉम द श्रीलंका, पॉट्री फ्रॉम द म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स. और भी खाने की कुछ चीज़ हो गई वो हम श्रीलंका से लेकर आते थे, पॉटरी म्यांमार से लेकर आते थे, एंड अदर रेयर रिच इम्पोर्ट्स भी करते थे. और भी दूसरे जो कि कीमती और बहुत कम पाई जाती थी उन सब चीज़ों वस्तुओं को हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे. ट्रेडर एक्सप्लोर several routes, sea routes. Some of these followed the coast
ट्रेडर जो है वो हमेशा नई नई सी रूट्स को खोजते रहते थे जिससे कि वो अपना सामान को बेचने के लिए जल्द से जल्द लेके जाए। सम ऑफ दिस फॉलो द कोस्ट, कुछ जो है वो फॉलो करते थे अदर क्रॉस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो कि कुछ अरेबियन सी के पास से निकल के जाती थी और कुछ बे ऑफ बंगाल से। वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली। सो ट्रेडर जो है हमेशा ज़्यादातर व्यापार जो है वो सामान को लेकर शिप में मानसून के टाइम में जाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम समुद्र को क्रॉस करना आसान होता था मानसून की लहरों की वजह से। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। सो अगर वो चाहते थे कि अपनी गुड्स को वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट लेकर जाए ईस्ट अफ्रीका से, तो वो साउथ वेस्ट मानसून को चूज करते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बिल्ड फॉर द लॉन्ग जर्नी, स्टडी शिप्स बनाया जाता था उनके लॉन्ग जर्नी के लिए। न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहाँ पे कोस्ट लाइन जो है वो बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, और इसके पास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर प्लेट्यूज देखने को मिलती है और रिवर वैलीज भी है। अमंगेस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी जो मोस्ट फर्टाइल, रिवर वैली जो होती है वो बहुत हमेशा से ही फर्टाइल रहती है। तो साउथ में कावेरी रिवर वैली है वो बहुत फर्टाइल है। चीफ किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, जो भी राजा यहाँ पे या फिर गवर्नर या कोई भी पावरफुल लोग जो थे इस रिवर वैली पे, कावेरी रिवर पे जिनका कंट्रोल होता था, वो बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल होते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंडर्स, दिस इज द तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ यूज फॉर द हेड ऑफ द थ्री रूलिंग फैमिली चोला, चेरा एंड पांड्या। तो संगम में की जो कविताएं लिखी गई हैं वहाँ पे एक मूवेंदार नाम का शब्द का मेंशन है, जो कि डिनोट करता था चोला, चेरा, पांड्या के चीफ के, मतलब जो भी राजा, जो भी व्यक्ति इसका हेड होता था इन तीनों किंगडम्स का, तो उसको मूवेंदर बोला जाता था। हु बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो, वे 2300 साल पहले यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। ईच ऑफ थ्री चीफ हैड टू सेंटर ऑफ पावर्स, वन इनलैंड एंड वन कोस्ट। ऑफ दिस 6 सिटीज 2 वर इम्पॉर्टेंट, पुहर और कावेरीपट्टनम। सो ये जो चीफ थे पांड्या, तो ये जो तीनों चोला, चेरा एंड पांड्या के चीफ थे, राजा थे, सो उनके पास हर एक के पास 2 इम्पॉर्टेंट सेंटर था जो कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन करता था। जैसे कि एक वन इनलैंड एंड वन कोस्ट, एक लैंड जो था वो कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया के अंदर में था, और दूसरा जो है वो समुद्र के किनारे वाला एरिया जहाँ से ट्रेड और जो कि ट्रेड यानी कि व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते थे वस्तुओं का। ऑफ दिस सिटीज, इनमें से 2, इनके 6 शहरों में से कुछ 2 इंपॉर्टेंट था। पुहर जो कि जिसे हम कावेरीपट्टनम भी बोलते थे, जो कि चोला का पोर्ट था, एंड मदुरई जो कि कैपिटल था पांड्या का। ये दोनों इंपॉर्टेंट सेंटर था। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। वहाँ के जो चीफ थे, राजा थे, वो रेगुलर टैक्सेस को नहीं ये कलेक्ट करते थे, उसके बजाय उनके लोग, वहाँ के लोग जो थे वो उन्हें गिफ्ट के रूप में जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो दे देते थे राजा को भेंट में। सो दे आल्सो वेंट ऑन अ मिलिट्री एक्सपेडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। वो मिलिट्री एक्सपेडिशन पे भी जाते थे और अपने आसपास के क्षेत्रों में से वहाँ से ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर एंड पोएट्स। और जो भी वो वहाँ से ट्रिब्यूट के रूप में कलेक्ट करके लाते थे, तो उनमें से कुछ वो खुद के लिए रख लेते थे, बाकी अपने सपोर्टर्स, राजा, फैमिली, सोल्जर, सिपाहियों या कवियों को बांट देते थे। मेनी पोएट्स व्हिच कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज पोएम इन अ प्रेज ऑफ चीफ हु ऑफन रिवॉर्डेड देम विद प्रीसियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट एंड फाइन क्लोथ्स। सो बहुत सारे जो पोएट्स हैं वो संगम कलेक्शन में राजा की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी उनके बारे में, जो कि उन्हें हमेशा सोने चांदी या फिर हाथी घोड़े या अच्छे कपड़े दे करके भेंट देते थे, रिवॉर्ड देते थे। Around 200 years later, dynasty known as सातवाहना became powerful in the Western India। लगभग 200 साल बाद सातवाहना पश्चिमी भारत में सातवाहना डायनेस्टी जो है वो बहुत पावरफुल डायनेस्टी बन गया था। इसमें से गौतमी श्री शतकर्णी बनता है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालश्री। तो गौतमी श्री शतकर्णी के बारे में गौतमी बालश्री जो कि उनकी माँ थी, उनके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी। सो उसी से पता चलता है। ही एंड अदर सातवाहना रूलर वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पदा। सो गौतमी श्री शतकर्णी और दूसरे भी रूलर जो सातवाहना के थे, उन्हें हम दक्षिण पदा के भगवान के रूप में जानते हैं। लिटरली द रूट leading to the south, which also used name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern ocean. So सातवाहना डायनेस्टी जो अपनी आर्मी को हर एक क्षेत्रों में ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ कोस्ट में एक्सपेडिशन के लिए जीतने के लिए, मतलब युद्ध करके जीतने के लिए उस क्षेत्र को हमेशा आर्मी को भेजते रहते थे। The story of silk, rich glossy color of the silk as well as a smooth texture make it highly valued fabric in the most society. तो सिल्क के बहुत ज़्यादा इसकी ग्लॉसी मतलब चमकते हुए रंग और स्मूथ टेक्सचर और इसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जो कि सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया था। मेकिंग सिल्क इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉकल सिल्क वर्म
सिल्क बनाने की प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रॉ सिल्क जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं कहाँ से, तो कॉकून्स जो कि एक सिल्क वर्म होता है वहाँ से। स्पून इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू द क्लॉथ, इसको फिर थ्रेड बना करके हम कपड़े बनाते हैं। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो, वाइल मेथड रिमेन क्लोजली गाइडेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। बनाने की वो चाइना में खोजी गई थी, और कुछ भी और भी इसके दूसरे मेथड जो थे वो उसको सीक्रेट रखा गया था, गुप्त रखा गया। वहाँ के चाइना के लोग थे, वहाँ से डिस्टेंस दूसरे जगह पे जाते थे पैरों से या घोड़े या कैमल से, जब भी जाते तो वो अपने साथ सिल्क को लेकर जाते थे। सो द पाथ दे फॉलो केम टू बी नोन एज सिल्क रोड, और जिस रास्ते से वो सिल्क लेकर जाते थे उन्हें हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सम टाइम चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट ऑफ द सिल्क रूलर इन ईरान वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो कुछ चाइनीज़ रूलर जो थे वो गिफ्ट के रूप में सिल्क के कपड़े और सिल्क के कुछ सिल्क के कुछ वस्तु जो है वो ईरान में और वेस्ट एशिया में भेजते थे, और वहाँ से सिल्क की जो नॉलेज है वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह फैलती गई। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वियरिंग सिल्क बिकम फैशन अमंगस्ट द रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। सो लगभग 2000 साल पहले सिल्क पहनना वहाँ के लोगों के राजाओं के बीच में वो फैशन बन गया, और जो भी अमीर लोगों के बीच में मतलब एक स्टैंडर्ड। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल वे फ्रॉम द चाइना अलॉन्ग द डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट। यह बहुत ज़्यादा कीमती होता था, क्योंकि ये इसको एक चाइना से लेकर आना, खतरनाक रास्तों से लेकर जाना, माउंटेनियस एंड डेजर्ट रास्तों से लेकर जाना, मतलब इसकी वजह से ये बहुत कीमती हो गया। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउंग ट्रेडर टू पास थ्रू। सो जो भी वो उस जगह पे उस रास्ते में रहते थे वो हमेशा वहाँ से ट्रेडर जो व्यापारी जाते थे सिल्क को लेकर के, उससे पेमेंट मांगा करते थे जाने आने के लिए। लुक एट द मैप 6 which shows silk route at branches. Some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from the taxes, tribute and gifts that they were brought by the trader traveling along the routes. In return, they often protected the traders who passed through their kingdom from the attack by robbers. Some kings, कुछ राजा जो होते थे वो इस क्षेत्र को, इस वाले सिल्क रूट को हमेशा अपने आप को चाहते थे कि वो उस पर कंट्रोल करके रखें, ताकि जो भी टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स गिफ्ट के रूप में वो ट्रेडर्स वहाँ पे सबको दे रहे थे वो उनका हो जाए, और इस तरह से वो ट्रेडर्स को, व्यापारियों को प्रोटेक्शन भी देते थे रॉबरों से। मतलब राजा जो है वो उनसे लुटेरों से उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, द चोर और डाकुओं से। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल सिल्क रूट वर द कुशानाज हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो। सबसे फेमस रूलर जो कि सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था वो कुशाना था, लगभग 2000 साल पहले। देयर टू मेजर कंट्रोल सेंटर ऑफ द पावर्स और पेशावर एंड मथुरा। उसका दो सेंटर था, मेजर सेंटर था जो कि इसकी शक्ति के लिए फेमस थी, पेशावर एंड मथुरा। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम। तक्षशिला भी कुशाना के किंगडम में इंक्लूडेड था। ड्यूरिंग दिस रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंदस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। वहाँ से सिल्क जो है वो वेस्टवर्ड रोमन एम्पायर के लिए ये एक्सपोर्ट किया जा रहा था। कुषाण वर अमंग द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। सो कुषाण जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला रूलर था जो कि गोल्ड कॉइन को जारी किया था, यानी सोने के सिक्के को जारी किया था। दीज वर यूज बाय द ट्रेडर्स अलॉन्ग द सी कोस्ट। दीज वर यूज बाय द ट्रेडर्स अलॉन्ग द सी रूट। जो ट्रेडर है वो भी गोल्ड कॉइन यानी सोने का सिक्के का इस्तेमाल कर रहे थे अपने व्यापार के लिए। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वर कनिष्का हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर मेट एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर्स। सो कुषाणा डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर ये कनिष्का था। लगभग 1900 साल पहले कनिष्का कुषाणा डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर बना। ही ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट काउंसिल। वो बहुत सारे बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स, बुद्धिमानों को बुलाया गया था और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन करते थे। अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड बुद्धा चरित्रा लिव इन हिज कोर्ट। अश्वघोषा जिसके बारे में हम पढ़े थे, स्कॉलर था, पोएट था, उसने बुद्धा चरित्रा बायोग्राफी लिखी थी बुद्धा के बारे में जिसका नाम बुद्धा चरित्रा है। वो कुषाणा की कोर्ट में ही रहता था। अशोका एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन अ संस्कृत। सो अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर जो उन्होंने अपनी राइटिंग को संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप। सो कनिष्का के टाइम में एक नया बुद्धिज्म का फॉर्म डेवलप होता है जिसे कि महायाना बुद्धिज्म नाम से जानते हैं। महायाना बुद्धिज्म मतलब कि बुद्धा के मूर्ति फॉर्म में पूजा करना। This had two distinct features earlier. The Buddha presence was shown in the sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by the sculpture of people tree. So इसके पहले क्या हो रहा था कि बुद्धा को
बुद्धा की प्रेजेंस को हम अलग अलग साइन में दिखा रहे थे, सिंबल्स में दिखा रहे थे। जैसे कि जब उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको दिखाने के लिए हमने पीपल ट्री बना दिया था। लेकिन नाउ दे स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वर मेड, मैनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला। लेकिन यहाँ पर कुशाना के टाइम में पहली बार बुद्धा की स्कल्पचर यानी कि बुद्धा की मूर्ति, पूरी बॉडी जिसमें कि फेस वेस तैयार करके बनाया जाने लगा। और इसमें से सबसे पहली बार जो बनाई गई थी, तो वो कुछ मथुरा में बनाई गई थी एंड कुछ तक्षशिला में। द सेकेंड चेंजेस वॉज बिलीव इन अ बोधिसत्वा। दूसरा चेंजेस देखने को मिला कि यहाँ पे लोगों ने बोधिसत्वा में बिलीव करने लगे। सो बोधिसत्वा वो पर्सन थे जिन्हें कि इनलाइटेन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। वंस दे अटेंड इनलाइटेन दे कुड लिव इन अ कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। और जब एक बार उन्हें इनलाइटेन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो आइसोलेशन यानी कि एकांत जीवन जी सकते थे, एकांत में रह सकते थे और शांति से ध्यान कर सकते थे। लेकिन हाउ एवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प द अदर पीपल। लेकिन इसके बजाय वो एकांत रहने के बजाय वो वर्ल्ड में ही रहना चाहते थे, रहते थे संसार में, लोगों के सामने बीच में रहते थे लोगों के, और उन्हें मेडिटेशन और बुद्धा की फिलॉसफी सिखाते थे और उन्हें बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए सिखाते थे। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू द कोरिया एंड जापान। और इसीलिए बोधिसत्वा के लोग भी बुद्धा के साथ साथ पूजा करने लगे बोधिसत्वा को भी। और बोधिसत्वा जो है बहुत फेमस हो गए थे चाइना, सेंट्रल एशिया, जापान, कोरिया में। Buddhism also spread to the western and southern India, where dozens of the caves were hollowed out of the hills for monks to live in. बुद्धिज्म जो है वो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी और सदर्न यानी कि दक्षिणी भारत में भी बहुत ज़्यादा, दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्क के लिए केव्स खुदवाए गए थे पहाड़ियों में। Some of these caves were made on the order of the kings, queens and other were merchant and farmers. तो यहाँ से कुछ जो केव्स बनाई गई है, गुफाएं, वो कुछ राजा और रानियों के ऑर्डर्स पे बनाई गई थी और कुछ जो है वो व्यापारी एंड फार्मर्स के द्वारा बनाई गई थी। They were often located near passes throughout the western. These were often located near passes throughout the western Ghats, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan through these passes. केव्स बनाई जाती थी, वो प्रायः वैसे जगहों पे बनाई जाती थी वेस्टर्न घाट्स के पासेस के आसपास, जहाँ से आने जाने का रास्ता हो और रोड को कनेक्ट करता हो, वो कोस्ट जो कि रोड और शहर को कनेक्ट करता हो। ट्रेडर प्रोबेबली हॉल्टेड इन दिस केव मोनेस्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स। और इन सारे केव में ट्रेडर जो व्यापारी होते थे, जब वो व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, तो इन जगहों पर डेरा डालते थे कभी कभी, इन सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में भी। Buddhism also spread south eastward through Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of the Southeast Asia including Indonesia। तो कुशाना के टाइम में बुद्धिज्म जो है वो और भी जगहों पर फैलने लगा, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया वाले इंडोनेशिया क्षेत्र में। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावादा बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। सो इन सब एरिया में जो पुरानी फॉर्म से बुद्धिज्म की थेरावादा, वो ज़्यादा फेमस थी। द कोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स एज अ ट्रेडर जर्नी टू डिस्टिंग लैंड इन अ कारवा एंड शिप पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद द देम्स। जब ट्रेडर जो व्यापारी जो होते थे, जर्नी करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपने गुड्स को बेचने के लिए कारवा में, शिप्स जहाज़ों के साथ में, तो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री थे वो भी उनके साथ ट्रेवल करते थे। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? आर द मेन्स एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री जो कि होली प्लेसेस यानी कि पवित्र स्थल पर, धर्म स्थल पर अपनी जर्नी करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। इसमें से सबसे फेमस पिलग्रिम्स जो थे वो चाइना का फाहियान who came to subcontinent about 1600 years ago, Zhuangzhang who came around 1400 years ago and Itzing who came about 50 years ago। सो सबसे ज़्यादा जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो कि इंडिया में आए थे वो फाहियान 1600 साल पहले, 1400 साल पहले जुआंगजांग एंड फिर इत्सिंग जुआंगजांग के 50 साल बाद। तो दे केम टू विजिट प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री। तो वो यहाँ पर आए थे बुद्धा से रिलेटेड जो भी प्लेसेस है उनको देखने के लिए, बुद्धा के बारे में जानने के लिए, और वहाँ की जो मोनेस्ट्री है बुद्धा से, उनको वहाँ पे देखने के लिए आए थे। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ ईच जर्नी दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे इनकाउंटेड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड बुक्स दे कैरिड बैक विद द देम। सो यहाँ पे जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री आए थे, तो वो उसमें अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं किताब में, जो भी उन्हें आने ट्रेवलिंग के दौरान जो भी उन्हें खतरा महसूस होता है, सफरिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में लिखते हैं। और जो भी वो भारत में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को विजिट करते हैं, उनके बारे में किताबों में लिखते थे और वापस जाते समय वो किताब को लेकर चले जाते थे। हाउ ऑफ फाहियान रिटर्न टू चाइना। फाहियान बिगिन हिज जर्नी बैक
होम फ्रॉम बंगाल एंड ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट। सो फाहियान वापस चाइना जाने के लिए बंगाल से शिप में बैठते हैं जो कि एक मर्चेंट का होता है। दे हैड बेयरली ट्रेवल फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन ए स्टॉर्म। वो लोग मुश्किल से 2 दिन तक ही चलेंगे कि वो एक बहुत बड़ी तूफान में फंस जाते हैं। द मर्चेंट बिगन थ्रोइंग देयर मर्केंटाइज ओवर बोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम द सिंकिंग। सो जो भी व्यापारियों ने अपने सामान को शिप में भर के रखा था वो सारे सामान को वापस समुद्र में फेंक देते हैं ताकि ये शिप जो है, जहाज़ जो है वो पानी में डूबे नहीं। फाहियान थ्रू अवे हिज मीगर्स पर्सनल बिलोंगिंग बट क्लंच हिज बुक्स एंड ए स्टैचू ऑफ द बुद्धा दैट ही कलेक्टेड। फाहियान भी वही करते हैं, जो भी उनके पास उनके खुद की पर्सनल चीज़ें होती है वो समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन बुक्स और स्टैचू बुद्धा की होती है वो उसे नहीं फेंक पाते, उसे छुपा रख लेते हैं। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days एंड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। सो अंत में 13 दिन खत्म होने के बाद ये तूफ़ान कम होता है और फिर वो वापस जाते हैं। तो इस तरह से वो समुद्र के बारे में व्याख्यान में अपनी किताब में लिखते हैं। द सी इटसेल्फ इज अ बाउंडलेस एक्सटेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार इन देयर मोशन। समुद्र खुद ही एक बाउंडलेस है और यह इम्पॉसिबल है, असंभव है किसी के लिए जान पाना कि सूर्य जो है वो किधर से निकल रहे हैं, कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है। इफ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द प्लान। अगर कोई अंधेरी रात है तो सिर्फ ये हवाओं के झोंकों से ही मतलब डायरेक्शन मौसम का अनुमान लगाया जा सकता था। It took him more than 90 days to reach Java where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him China. So इनको वापस 90 दिन तक लग गया जब वो जावा पहुंची और वहाँ 5 महीने तक जावा में रुके और फिर वापस चाइना जाने के लिए बहुत समय उन्हें लग गया। जुआंग जंग हू took the land route back China carried with him a statue of Buddha made of the gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the back of 220 horses. जुआंग जंग जो कि चाइना जा रहा था तो वो भी अपने साथ बहुत सारे बुद्धा की मूर्ति, सोने और चांदी की मूर्तियाँ ले जाता है, सैंडलवुड ले जाता है, 600 लगभग मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर जाता है और 20 घोड़े लेकर के जाता है। Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing in the Scap siege. तो लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो खो जाती है जब वो इंडस को क्रॉस कर रहा था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। और बाकी के जीवन जो है वो संस्कृत ये मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने में, संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करने में स्पेंड कर देता है। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जुआंग जंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब। सो नालंदा यूनिवर्सिटी उस एंशिएंट टाइम की बहुत फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और इसके बारे में जुआंग जंग डिस्क्राइब करते हैं। द टीचर आर मेन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के जो टीचर थे यानी कि गुरु, वो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे। वो सारे टीचिंग बुद्धा के सारे फिलॉसफी को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते थे। द रूल्स एंड मोनेस्ट्रीज, द रूल्स ऑफ मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैड टू फॉलो देम। मोनेस्ट्रीज के रूल्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी और हर किसी को उनको ये रूल्स फॉलो करना होता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर। डिस्कशन जो भी करना होता था वो दिन में होती थी और ओल्ड हो या फिर यंग हो, हर लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते थे। लर्न मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। सो बहुत सारे विद्वान और ज्ञानी अलग अलग शहर से यहाँ पर आते थे अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन। गेट कीपर जो था वहाँ के दरबार वो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा करता था एंट्रेंस देने के लिए। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिच। और तभी उन्हें यानी कि यूनिवर्सिटी में आने की परमिशन मिलती थी जब वो आंसर करते थे उनके सवालों का। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। तो 7-8 लोग होते थे जो 10 में से वो आंसर नहीं कर पाते थे। Beginning of the Bhakti. This was the time when the worship of Saturn deity, which became a central feature of the later Hinduism, gained in importance. तो यह वह समय था जब हिंदुओं के लिए किसी भी देवी देवताओं को पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। These deity include शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एज दुर्गा। और इन सारे देवी देवताओं में कौन थे? शिव भगवान, विष्णु एंड देवी दुर्गा। This deity were perceived through the bhakti, an idea that became very popular at this time। और ये सारे जो देवी देवताओं की पूजा हो रही थी वो एक विचारधारा से होने लगी थी जिसे हम भक्ति कहते हैं। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजिंग डिटी। सो भक्ति का मतलब होता है कि किसी भी देवी या देवता के प्रति खास श्रद्धा या समर्पण। Anybody whether rich or poor belonging to the so-called high or low caste men or women could follow the path of bhakti। कोई भी चाहे कितना अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी मैन या वुमेन हो, वो भी भक्ति को अपना सकता है। The idea of bhakti is present in Bhagavad Gita, a sacred book of Hindus, which is included in Mahabharata। So भक्ति का विचारधारा है भागवत गीता की किताब से आता है जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है और यह महाभारत का हिस्सा भी है।
In this, Krishna, the god, asked Arjuna, his devotee and a friend, to abandon all the dharma and take refuge in him. So only he can set Arjuna free from all every evil. इसमें भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कि उनका एक फ्रेंड भी है, उनका दास भी है, उनका भक्त भी है, कि वो सारे धर्म को त्याग दे और उनकी शरण में आ जाए और वो उन्हें सारे उनके पापों से मुक्त कर देंगे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इसी तरह की जो वर्शिप पूजा है वो देश के अलग अलग भागों में पहुंचने लगी। दो जो फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ द गॉड और गॉडेस रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइसेस। सो जो लोग भी भक्ति की रास्ता पे चलने लगते हैं, भक्ति को अपनाते हैं, वो किसी भी एक देवी या देवी देवता के प्रति अपना श्रद्धा और समर्पण पर जोर देते हैं, एलोबरेट पूजा या योजना को परफॉर्म करने के बजाय। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with the pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. So उनके अनुसार कि यदि कोई डिवोटी, कोई भी भक्त भगवान के किसी भी रूप को अगर सच्चे दिल से पूजा करता है, तो ईश्वर उसकी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी रूप में उनकी अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आते हैं। एंड सो द deity could be thought as a human being, lion, tree or any other form. इसलिए जो भक्त हैं वो उनका विश्वास है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो इंसान में, जानवर या पेड़ पौधों के रूप में भी आ सकते हैं। Once this idea gained acceptance, artists made beautiful image of this deity. और एक बार यह विचारधारा लोगों के अंदर, मतलब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो आर्टिस्ट जो है वो अलग अलग प्रकार के और सुंदर सुंदर ईश्वर की मूर्तियाँ बनाने लगे। ये विष्णु भगवान के वारा अवतार का ये मूर्ति है, जो कि ईरान, मध्य प्रदेश से मिला है। Bhakti comes from the Sanskrit word bhaj, means to divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and devotee. भक्ति संस्कृत वर्ड भज से आया, जिसका मतलब होता है शेयर करना या लोगों में बांटना। ये बोलता है कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, जो कि भक्त और भगवान। भक्ति इज डायरेक्ट टुवर्ड्स भागवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज अ गॉड। भक्ति को डायरेक्ट किया गया भागवत के रूप में, जो कि भागवत खुद ही एक भगवान का रूप है, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेज एंड शेयर भागा। और साथ ही साथ वो लोग जो भागवत को प्रचार करते हैं, भागवत की विचारधारा को और लोगों तक पहुंचाते हैं, भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एंड द डिवोटी नोन एज अ भक्ता और भागवता शेयर इज और हर चूजन डिएटी भागा। और जो भी भक्त हैं, जो कि भागवत को मानते हैं, भागवत के विचारों को वो हर जगह पहुँचाते हैं। अ पोएम बाई भक्ता, एक पोएम लिखा गया भक्त के द्वारा। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिच इज लर्निंग हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद डिएटी। सो बहुत सारे भक्ति लिटरेचर बताते हैं कि कोई भी अमीर होना, पैसे कमाना या फिर ज्ञान प्राप्त करना या फिर हाई स्टेटस होना लोगों को भगवान के साथ नहीं जोड़ सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ पोएम कंपोज इन अ तमिल बाई अपार। यह अपार के द्वारा कंपोज किया गया तमिल पोएम का हिस्सा है, जो कि एक शिव डिवोटी था। शिव का खुद ही एक भक्त था, हु लिव्ड 1400 ईयर्स अगो। अपार वजह विलाला, सो वह शिवा का भक्त था, जिसे कि हम विलाला भी कहते हैं। सो यहाँ पे वो पोएम के कुछ हिस्से हैं। इवन द मैन इफ दे आर सर्वेंट ऑफ हिम हु शेल्टर ऑफ द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, शिवा आई वर्शिप देम, दे आर गॉड टू मी। सो वो कि जो ईश्वर गंगा को अपने केसों में शरण दिए हुए हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मेरे लिए भगवान है। बिकॉज द डिएटीज आर स्पेशल, दिस इमेज ऑफ डिएटी वर ऑफन प्लेस विद इन द स्पेशल होम। क्योंकि उनकी जो डिएटीज है, देवी देवता, उनके लिए खास होते थे, इसलिए उनकी मूर्तियाँ जो है या फिर उनकी इमेजेस है वो एक स्पेशल रूम में, खास रूम में तैयार किया जाता, रखा जाता था पूजा करने के लिए, जिससे कि हम टेम्पल डिस्क्राइब करते हैं। भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। भक्ति आगे जाकर बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर को इंस्पायर करता है, जिससे कि लोग बहुत सारी मंदिर और मूर्तियों का निर्माण करते हैं, कविताएं लिखते हैं। The word Hindu, like the term India, is derived from the river Indus. It was used by Arab Iranian to refer people who lived in the east of rivers and their cultural practices included religious belief. So हिंदू वर्ड का डेरिवेशन इंडिया के इंडस रिवर से हुआ है। ये अरब ने डिस्क्राइब किया था, जिन्हें किया गया था, जो कि पूर्वी भाग में, रिवर्स के पूर्वी भाग में रहते थे और सेम कल्चर प्रैक्टिसेस करते थे और सेम रिलीजियस बिलीफ को प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने हिंदू डिस्क्राइब किया। About 2000 years ago, Christianity emerged in West Asia. Jesus Christ was born in a Bethlehem, which was then part of Roman Empire. So लगभग 2000 पहले क्रिश्चियनिटी का आगमन होता है। जीसस क्रिस्ट, जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि रोमन एम्पायर का हिस्सा है। क्रिस्ट टीचिंग वर दैट ही वॉज अ सेवियर ऑफ वर्ल्ड। क्रिस्ट की टीचिंग ये थी कि वो संसार के रक्षक हैं। एंड ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव, ट्रस्ट एंड अदर्स। और साथ ही साथ वो लोगों को भी बताते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहें, जस्ट एज दे सेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड। जैसा कि वो खुद के साथ लोगों द्वारा व्यवहार करवाना चाहते, दूसरों के साथ भी वो वैसे ही व्यवहार करें।
Here are a few verses from the Bible, the holy book. They contains teaching of Christ. Blessed are those who hunger, thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall be God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. So वे सब लोग भगवान के मतलब आशीर्वाद के काबिल हैं, जो लोग अच्छे काम के लिए भूखे हैं, जिसके अंदर दया है, जिनके हृदय में शुद्धता है, पवित्रता है, और जो लोग शांति प्रिय हैं. क्रिस्ट टीचिंग अपील टू ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. तो क्रिस्ट की जो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए थी, और धीरे धीरे ये पूरी तरह से वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में फैल गया. द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर्स कम फ्रॉम द वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट टू द सब कॉन्टिनेंट विद द 100 years ऑफ क्राइस्ट डेथ. सो पहला क्रिश्चियन प्रीचर जो कि भारत में आए थे वेस्ट एशिया से 100 साल जीसस के 100 साल मरने के बाद. And the Christian of Kerala are known as the Syrian Christians because they probably came from the West Asia, are amongst the oldest Christian communities in the world. So केरला के जो क्रिश्चियन हैं उन्हें सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं, क्योंकि ये पहले सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है वर्ल्ड के. So let's do match the following. Movender. So Movender were chief Cholas, Chera and Pandyas. Lord of Dakshinapada, Shatavahana. Ashwagosha wrote Buddha Charita. Bodhisattva, Mahayana Buddhism, and Zhuangzhang, Chinese pilgrims. Why did kings want to control the Silk Route? The kings want to control the Silk Route to get taxes and tribute and gifts from the traders. What kind of the evidence do the historian use to find about the trade and routes? So historian को कौन कौन से evidences मिलते हैं? Archaeological sources, literary sources, foreign accounts. What were the main feature of the bhakti? भक्ति के main feature क्या थे? Love and devotion. Love and devotion towards a particular god. Discuss the reason why the Chinese pilgrims came to India. Chinese pilgrims came to India to study the Buddhist philosophy and visit the monasteries. Why do you think ordinary people were attracted to bhakti? Ordinary people were attracted to the bhakti. So anyone irrespective of the caste, creed, economic status could follow this bhakti paths. That's why they are attracted towards bhakti.